नमस्कार, स्वदेश एजेंडा देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ राखी। बांग्लादेश में हिंसा और अराजकता एक बार फिर से चरम पर है। शेख हसीना के दौर में जिन कट्टरपंथी ताकतों को लगाम में रखा गया था वो यूनुस के राज में फिर से सिर उठा रही हैं। हिंदुओं का नरसंहार तो यूनुस के आते ही शुरू हो गया था, लेकिन अब ये कट्टरपंथी सड़कों पर लिंचिंग करते और लाश जलाते दिखाई दे रहे हैं। इस बीच शेख हसीना की पार्टी आवामी लीग पर भी टॉर्चर किया जा रहा है। हाल ही में इन सब हालातों पर पार्टी ने चुप्पी तोड़ी है। अवामी लीग ने अंतर्राष्ट्रीय ताकतों को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर वो इसी तरह तमाशा देखेंगी तो बांग्लादेश का खौफनाक अंत हो जाएगा। लेकिन सबसे बड़ी बात जो है वो ये कि बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे हमलों ने न सिर्फ इंसानियत को झकझोरा है बल्कि पड़ोसी देशों के रिश्तों पर भी सवाल खड़े किए हैं। बीते कुछ समय में हिंदुओं के घरों पर हमले, मंदिरों में तोड़फोड़, मूर्तियों के अपमान और हिंसा की कई घटनाएं दर्ज की गई हैं। सबसे चिंता की बात यह है कि हिंसा से डरकर हिंदू परिवार अपना घर छोड़ने को मजबूर है। कई लोग सुरक्षित ठिकानों की तलाश में पलायन कर रहे हैं। ऐसे में अब बांग्लादेश में हिंदुओं की सुरक्षा पर सवाल है। भारत से हस्तक्षेप की मांग की जा रही है। इस बीच फरवरी में होने वाले चुनाव शेख हसीना की पार्टी अवामी लीग ने एक चौंकाने वाला खुलासा किया है। पार्टी के मुताबिक जो भी व्यक्ति या समूह उदारवाद, लोकतंत्र या शांति की बात करता है उसे बिना किसी सबूत के भारत समर्थक का टैग दिया गया है और देकर टारगेट भी किया जा रहा है। और इस प्रोपेगेंडा की वजह से उदारवाद के पक्ष में खड़े मतदाता आज पूरी तरह भयभीत हैं और अपनी जान बचाने के लिए छिपे हुए हैं। सवाल यही है कि बांग्लादेश में हिंसा और बवाल क्या चुनाव के लिए सोची समझी रणनीति है? इस हिंसा पर भारत से जो उम्मीद की जा रही है उस पर भारत की क्या रणनीति होगी? और बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार और शेख हसीना का मुद्दा आगे भारत बांग्लादेश के संबंधों पर क्या असर डालेगा? विस्तार से करेंगे चर्चा। उससे पहले देखिए ये रिपोर्ट। दिसंबर 2025 में बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों, विशेषकर हिंदुओं के खिलाफ हिंसा और अत्याचार की घटनाएं लगातार बढ़ी हैं। हाल की घटनाओं और मानवाधिकार रिपोर्ट के अनुसार देश के विभिन्न हिस्सों में हिंदुओं को टारगेटेड हिंसा और कट्टरपंथी हमलों का सामना करना पड़ रहा है। छात्र नेता शरीफ उस्मान हादी की गोली लगने से हुई मौत के बाद बांग्लादेश के कई हिस्सों में दंगे और आगजनी हुई है। कट्टरपंथी ताकतों द्वारा इस स्थिति की आड़ में हिंदुओं और उनके घरों को निशाना बनाया जा रहा है। हादी की मौत के बाद निंदा के कथित आरोप में एक हिंदू युवक की पीट कर हत्या कर दी गई। गुरुवार को हिंसा के दौरान 2 अखबारों के दफ्तरों में तोड़फोड़ और आगजनी की गई। बांग्लादेश के संस्थापक शेख मुजीबुर रहमान के घर और सांस्कृतिक केंद्र शायानौत को एक बार फिर निशाना बनाया गया। ढाका स्थित भारतीय उच्चायोग के बाहर भी प्रदर्शनकारी इकट्ठा हो गए और पत्थरबाजी की। अब बांग्लादेश में छात्र नेता उस्मान हादी की मौत के बाद भड़की हिंसा से भारत विरोधी भावना वहां और बढ़ती दिख रही है। बात इस पूरे घटनाक्रम की करें तो बांग्लादेश में हिंसा की पृष्ठभूमि 18 दिसंबर को सिंगापुर में छात्र नेता उस्मान हादी की मृत्यु के बाद बांग्लादेश में बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन और आगजनी शुरू हो गई। प्रदर्शनकारियों का आरोप था कि हादी की हत्या के पीछे पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना की पार्टी अवामी लीग का हाथ है और हमलावर भारत भाग गए हैं। हिंदू युवक की हत्या। इसी तनावपूर्ण माहौल के बीच मयमनसिंह जिले के भालुका में एक हिंदू युवक दीपू चंद्र दास को भीड़ ने पीट कर मार डाला। भीड़ ने दीपू को इस निंदा के कथित आरोप में पकड़ा, उसे बुरी तरह पीटा और उसकी हत्या के बाद उसके शव को पेड़ से लटकाकर आग लगा दी। धार्मिक और राजनीतिक तनाव। उस्मान हादी के समर्थक और कट्टरपंथी समूह हादी की हत्या के लिए भारत और अवामी लीग को जिम्मेदार ठहरा रहे थे। इसी भारत विरोधी और सांप्रदायिक उन्माद के दौरान अल्पसंख्यक हिंदू समुदाय के युवक को निशाना बनाया गया। सरकारी प्रतिक्रिया। मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व वाली अंतरिम सरकार ने हिंदू युवक की हत्या की कड़ी निंदा की, इसे एक जघन्य अपराध बताया। सरकार ने स्पष्ट किया कि हादी की मौत के बाद भड़की हिंसा और ऐसी मॉब लिंचिंग को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हादी की मौत से उपजी अस्थिरता और भारत विरोधी भावना ने अल्पसंख्यकों के खिलाफ हिंसा के लिए एक असुरक्षित वातावरण है। बांग्लादेश में मौजूदा हिंसा पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के 15 साल के सत्ता में रहने के दौरान कथित मानवाधिकारों के हनन, विरोध प्रदर्शनों पर कार्रवाई और राजनीतिक ध्रुवीकरण का परिणाम माना जा रहा है।
जिसकी वजह से अगस्त 2024 में बड़े पैमाने पर छात्र नेतृत्व वाले विरोध प्रदर्शनों के बाद उन्हें पद छोड़ना पड़ा था। हादी उस आंदोलन में शामिल थे जिसके चलते पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को 5 अगस्त 2024 को सत्ता से हटना पड़ा, जिसके बाद से ही शेख हसीना अगस्त 2024 से भारत में रह रही हैं। हसीना को बांग्लादेश में मौत की सजा सुनाई गई है। मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व वाली अंतरिम सरकार भारत से शेख हसीना का प्रत्यर्पण चाहती है, लेकिन भारत सरकार ने इस मांग को स्वीकार नहीं किया है। बांग्लादेश की सरकार इसे लेकर कई बार नाराजगी जता चुकी है, तो वहीं वर्तमान में ढाका स्थित भारतीय उच्चायोग और देश भर में उसके सहायक उच्चायोगों को धमकियों का सामना करना पड़ रहा है। क्योंकि हम छोड़ने वाले में नहीं है, बिकॉज वी आर द रेस्पॉन्सिबल सिटीजन ऑफ इंडिया, वी आर द रेस्पॉन्सिबल सिटीजन ऑफ स्टेट। तो दिस इज आवर ड्यूटी टू प्रोटेक्ट आवर लैंड, दिस इज आवर ड्यूटी टू प्रोटेक्ट आवर जनरेशन। इसीलिए हम लोग आज एक प्रोटेस्ट रैली कर रहे हैं गोरखा बस्ती में, जो सर्किट हाउस में, जो बांग्लादेश हाई कमीशन के सामने। अब वर्तमान हिंसक हालात पर बांग्लादेश की अंतरिम सरकार ने देश के नागरिकों से अपील की है कि वे हर तरह की भीड़ हिंसा का विरोध करें। वहीं हिंदू व्यक्ति की पीट कर हत्या की निंदा करते हुए यूनुस सरकार ने साफ कहा कि इस जघन्य अपराध के दोषियों को किसी भी हालत में बख्शा नहीं जाएगा। उधर अंतरिम सरकार को समर्थन दे रही बांग्लादेश जमात इस्लामी ने इस घटना की कड़ी निंदा की और सरकार के निष्पक्ष जाँच कराए जाने और अपराधियों को सजा देने की मांग की है। अल्पसंख्यक नेताओं का कहना है कि वे बिना किसी सरकारी सहयोग के डर के साए में जी रहे हैं और लगातार मदद की गुहार लगा रहे हैं। हिंसा की आशंका को देखते हुए बांग्लादेश में आज भी सुरक्षा बढ़ाई गई है, तो वहीं हालात को देखते हुए भारतीय सीमा पर भी बीएसएफ अलर्ट है। लेकिन बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदुओं को लेकर हालत बेहद ही गंभीर स्थिति में है। एक रिपोर्ट के अनुसार 2025 के पहले 6 महीनों में धार्मिक स्थलों और संपत्तियों पर हमले हुए, अल्पसंख्यकों पर 258 सांप्रदायिक हमले हुए, मंदिरों को नुकसान पहुंचाया, संपत्तियों को लूटा। इस्कॉन के मंदिरों और केंद्रों को भी आगजनी का निशाना बनाया गया है। ढाका और अन्य क्षेत्रों में हिंदू महिलाओं के साथ सामूहिक बलात्कार की घटनाएं हुई। हिफाजत-ए-इस्लाम जैसे कट्टरपंथी संगठनों का इस्कॉन पर प्रतिबंध, अल्पसंख्यकों के विरुद्ध प्रदर्शन। अब बांग्लादेश में वर्तमान स्थिति हिंदुओं के नजरिए से चिंताजनक है। मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व वाली अंतरिम सरकार कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए संघर्ष कर रही है। भारत विरोधी भावना और कट्टरपंथी नेता शरीफ उस्मान हादी की मृत्यु के बाद हिंसा ने भारत विरोधी मोड़ ले लिया है, जिससे स्थानीय हिंदुओं की सुरक्षा पर खतरा बढ़ गया है। भारतीय विदेश मंत्रालय और संसदीय समितियों ने बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों पर हो रहे हमलों पर गहरी चिंता व्यक्त की है। मानवाधिकार संगठन हिंदूज फॉर ह्यूमन राइट्स और एमनेस्टी इंटरनेशनल जैसे संगठनों ने अंतरिम सरकार से अल्पसंख्यकों के लिए एक अलग मंत्रालय बनाने और उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करने की मांग की है। इस किस्म की मॉब रूल जो किया जाता है, ये बिल्कुल नहीं चलना चाहिए हमारे पड़ोस देश में। और ये भी है कि हमारी स्थायी कमेटी जो है संसद में, पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी विदेश कार्यक्रम, हम लोग भी बोले थे कि हमको अच्छे रिश्ता चाहिए बांग्लादेश के साथ। हम तो चाहते हैं कि बांग्लादेश में सब कुछ स्टेबल तरह से जाए। उनका चुनाव भी आने वाला है फरवरी महीने में, और हम चाहते हैं कि वहाँ लोकतंत्र वापस आए। लेकिन इस हाल में जैसी चीजें चल रहे हैं, यह बहुत चिंतित बात है। और भारत के लिए तो कहना चाहेंगे कि इस किस्म की चीजें नहीं होना चाहिए। बहुत दुखद है और भारत सरकार को, हमारे विदेश मंत्रालय को सख्ती से बांग्लादेश को इस बात की एक तरह से वार्निंग देनी चाहिए और उनसे कहना चाहिए कि अगर इस तरह की घटना होगी तो ये ठीक नहीं होगा। चिंताजनक है, बहुत चिंताजनक है। जिस बांग्लादेश को हमने पैदा किया, 14 दिन के अंदर इंदिरा गांधी ने सैन्य ऑपरेशन करके, आर्मी ऑपरेशन से, जो हमारा सबसे विश्वसनीय था, मोदी सरकार की गलत विदेश नीति के कारण कोई विश्वास ही नहीं करता मोदी पे। नतीजा आज वहां पे हिंदू सुरक्षित नहीं, मंदिर सुरक्षित नहीं, जैन सुरक्षित नहीं, सिख सुरक्षित नहीं, भारत का व्यापार वहां सुरक्षित नहीं। ये क्या कर दिया मोदी जी आपने? पाकिस्तान के रास्ते पर चल पड़ा है और भारत में भी ममता बनर्जी जैसे नेत्री हैं जो भारत को, बंगाल को बांग्लादेश बनाना चाहती हैं। कम से कम भारत सरकार बांग्लादेश पर दबाव बनाए, क्योंकि वहाँ के ऊपर अल्पसंख्यक में बांग्लादेश में हिंदू भाई हैं हमारे, और जिस तरीके से उनके ऊपर जुल्म हो रहा है, जैसे पाकिस्तान में शियों पर जुल्म हो रहा है,
क्योंकि वो अल्पसंख्यक में हैं। जैसे अफ़गानिस्तान में शियों पर जुल्म हो रहा है, वो अल्पसंख्यक में हैं, वैसे ही बांग्लादेश में हिंदुओं पर जुल्म हो रहा है क्योंकि वो अल्पसंख्यक में हैं। लिहाजा सारे जितने भी जुल्म हो रहे हैं, जितने भी लोग बेखता मारे जा रहे हैं, इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होना चाहिए, उनके खिलाफ आवाज़ उठाना चाहिए। करना भी चाहिए। बांग्लादेश को ये सुनिश्चित करना चाहिए कि वहाँ पे रहने वाले हमारे हिंदू भाइयों या अल्पसंख्यक से जो भी जुड़े लोग हैं उनके साथ सही व्यवहार हो और ठीक तरीके से उनके साथ न्याय हो। अब वर्तमान में बांग्लादेश में सामुदायिक हिंसा है और राजनीतिक माहौल भी तनावपूर्ण है और सुरक्षा बल प्रमुख शहरी केंद्रों में कानून और व्यवस्था बनाए रखने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरी ओर देश फरवरी 2026 में होने वाले संसदीय चुनावों की ओर बढ़ रहा है, जिस पर भारत और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की करीबी नजर है। उधर भारत ने 14 दिसंबर को कहा था कि वो बांग्लादेश में शांतिपूर्ण माहौल में स्वतंत्र, निष्पक्ष, समावेशी और विश्वसनीय चुनावों के पक्ष में है, लेकिन जिस तरह से बांग्लादेश से पिछले साल अगस्त महीने में शेख हसीना के सत्ता से बेदखल होने के बाद से ही भारत से रिश्तों में तनाव दिख रहा था, ऐसे में अगले साल फरवरी में बांग्लादेश में होने वाले चुनाव से पहले बांग्लादेश में भारत एक अहम मुद्दा बन गया है। चैनल हेड आरपी श्रीवास्तव के साथ प्रमोद श्रीवास्तव की रिपोर्ट। देखिए, क्या माना जाए, शेख हसीना है बहाना और हिंदुओं को निशाना बनाया जा रहा है, बिल्कुल वही निशाना है। इसके पीछे की स्ट्रैटेजी को समझना पड़ेगा। जो हालात बने हैं, क्या वाकई वो सिर्फ एक चुनावी प्रोसेस का एक हिस्सा माना जा सकता है? इसलिए ये बात हो रही है क्योंकि इलेक्शन होने हैं और जिसकी हत्या हुई हादी की, ये चुनाव डिक्लेरेशन हुआ, ये कार्यक्रम प्लान हुआ और उसके बाद एक अभियान में जाने की पूरी प्रोसेस उसकी थी, तमाम चीज़ों में आगे बढ़ने की थी और उसकी हत्या हो जाती है। बांग्लादेश पुलिस कहती है कि जिस वजह से हत्या हुई, जिन लोगों पर नज़र रखी गई है, वो सब भारत की सीमा पर भागे हैं, उस बॉर्डर से चले गए हैं। भारत को लेकर जो नेगेटिविटी, जो नकारात्मकता फैलाने का प्रयास किया जा रहा है, उसका जवाब तो भारत को देना पड़ेगा। भारत को अपनी स्ट्रैटेजी और रणनीति पर बात रख के सीधे बात करनी पड़ेगी, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये कि क्या शेख हसीना सिर्फ एक बहाना है या वाकई शेख हसीना को जिस तरीके से शरण दी गई थी जब ये पूरा मामला हुआ था बांग्लादेश में, उसका भी खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। और तीसरी चीज़, पाकिस्तान की जो पूरे किया धराया है, वो कहीं ना कहीं बांग्लादेश को साथ लेकर या उससे जुड़कर, नज़दीकियां रखकर एक अटैक भारत पर करने की उसकी कोशिश है। तो बहुत सारी कड़ियां हैं जो जुड़ती हैं, लेकिन इससे भी ज़्यादा अमानवीय जो हुआ वो यही था कि एक हिंदू की जिस तरीके से पीट पीट के हत्या की गई, इसके पहले जिस तरीके से हिंदुओं को निशाना बनाया गया या मंदिरों को निशाना बनाया गया, ये कहाँ और कितना सही है, ये बिल्कुल अच्छी बात नहीं है। और निश्चित तौर पर यदि ऐसे ही चीज़ें चलती रहेंगी तो फिर अच्छा एक संदेश नहीं आता भारत को लेकर। चर्चा पर चलेंगे, मेहमान जुड़े हैं। सबसे पहले आपका परिचय करा दें। भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखेंगे संदीप वर्मा। संदीप जी, बहुत स्वागत चर्चा में जुड़ने के लिए। कांग्रेस का पक्ष रखेंगे डॉक्टर पवन डोंगरे। पवन जी, आपका भी बहुत स्वागत है। समाजवादी पार्टी का पक्ष रखेंगे यश भारतीय। यश जी, आपका भी बहुत स्वागत है। टीएमसी का पक्ष रखेंगे मोहम्मद एहतेशामुल हक, अब से कुछ देर में हमारे साथ जुड़ेंगे, उनका भी स्वागत है। विदेश मामलों के जानकार हैं संदीप चौधरी। संदीप जी, आपका भी बहुत स्वागत है। और राजनीतिक विश्लेषक हैं राहुल चौधरी। राहुल जी, आपका भी बहुत स्वागत है। मैं चर्चा की शुरुआत सबसे पहले संदीप जी आपसे करूंगी। मेरी आवाज पहुंच रही है? जी राखी जी, मैं सुन पा रहा हूँ। हाँ संदीप जी, क्योंकि आप विदेश मामलों के जानकार हैं, यहाँ पर पहले संबंधों की रणनीति को समझना पड़ेगा। चाहे बांग्लादेश का हम जिक्र कर लें, भारत के साथ संबंधों को देख लें, एक मूल प्रश्न सबसे पहले यही आता है कि जो कुछ भी हो रहा है या जो भी नकारात्मकता फैलाने की कोशिश की जा रही है भारत को लेके, उसे रोकेगा कौन और कैसे रुकेगा? लगातार पहले भी ये चीजें हुई, तब भी हिंदू निशाने पर आए, भारत की तरफ उंगलियां आई। उसके बाद अभी ये जो मैटर हुआ, उसके बाद भी भारत की तरफ ही, क्योंकि जिसने हादी को मारा, कहा यह जा रहा है कि जो हमलावर थे वो भाग के भारत चले गए। पूरा प्रोपेगेंडा इस तरीके से बनाया गया है कि भारत को ही सामने खड़ा किया जा रहा है। तो ये एक बहुत बड़ी, मुझे लगता है, सोची समझी रणनीति है। और क्या एक मूल कारण इसका इलेक्शन भी है? कैसे इस पूरे घटनाक्रम को देखते हैं? देखिए राखी जी,
हमें ये समझना पड़ेगा कि बांग्लादेश आज की तारीख में किन देशों के हाथों में खेल रहा है या किन के इशारों पर वहां पर सारी चीजें चल रही हैं। जिस तरीका से वहां पे सरकार गिराई गई शेख हसीना चाइना में भी शरण ले सकती थी, शेख हसीना पाकिस्तान में भी शरण ले सकती थी, शेख हसीना श्रीलंका में भी शरण ले सकती थी, शेख हसीना म्यांमार भी जा सकती थी, लेकिन शेख हसीना को लगा सबसे सुरक्षित जगह अगर कोई है वो हिंदुस्तान है। और शेख हसीना की जो पढ़ाई लिखाई हुई है वो भी हिंदुस्तान के कोलकाता में हुई है। तो शेख हसीना हिंदुस्तान से अच्छी तरह वाकिफ थी। फिर शेख हसीना का जो रूल करने का तरीका था, जो शासन को चलाने का तरीका था, वो बिल्कुल सही था। हिंदुस्तान के लिहाज से देखा जाए बहुत अच्छा था। वहाँ हिंदू भी सुरक्षित था, वहाँ मुसलमान भी सुरक्षित था, वहाँ सिख भी सुरक्षित था, वहाँ ईसाई भी सुरक्षित था और बांग्लादेश सही ढर्रे पर चल रहा था। लेकिन आपको ये समझना पड़ेगा कि जो कट्टरपंथी लोग होते हैं, जो धर्म को पहले रखते हैं और नियम कायदे कानून को संविधान को बाद में रखते हैं, उन लोगों को शेख हसीना बर्दाश्त नहीं हो रही थी। चाइना को शेख हसीना बर्दाश्त नहीं हो रही थी। चाइना भी हिंदुस्तान पर अपना पॉलिटिकल प्रेशर क्रिएट करना चाहता है और पाकिस्तान भी ये चाहता है कि अगर हिंदुस्तान के ऊपर हमें प्रेशर क्रिएट करना है तो कहीं ना कहीं बांग्लादेश को अपने साथ मिलाना पड़ेगा। इसी तरीके से यूनुस सरकार आज इन लोगों से प्रभावित होकर के काम कर रही है। ऐसे में आवामी लीग जो शेख हसीना की पार्टी है, उनके लोगों को वहां प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है। अगर वो कोई भी बात करते हैं उनको मारा जाता है, पीटा जाता है और उनको हिंदुस्तान के साथ जोड़ दिया जाता है कि ये हिंदुस्तान के इशारे पर चलने वाली पार्टी है। तो जिस तरीके से उस्मान हादी का मर्डर हुआ, कत्ल हुआ, उस्मान हादी का मर्डर और कत्ल भी इसलिए हुआ कि यूनुस सरकारी और जो सेना में बैठे हुए लोग हैं, उनको ये लगता था कि ये बड़ा नेता बनकर उभर रहा है, इसकी लोकप्रियता दिन पर दिन बढ़ रही है। आने वाले समय में अगर हमें इलेक्शन कराना पड़ता है, कहीं ऐसा न हो इस व्यक्ति के हाथों में सत्ता चली जाए। तो सत्ता की लड़ाई में जैसे आपने पाकिस्तान में देखा, बेनजीर भुट्टो को किस तरीके से रैली करते हुए मार दिया गया था, उसके पहले किस तरीके से कई लोगों को फांसी पर चढ़ा दिया गया, किस तरीके से मुशर्रफ ने कब्जा कर लिया पाकिस्तान की सत्ता पर। तो वही चीजें आज बांग्लादेश के अंदर हो रही हैं। तो ऐसे में हमें देखना पड़ेगा कि हमें कैसे अपनी बॉर्डर की सुरक्षा बढ़ानी है और कैसे हमें बांग्लादेश से सुरक्षित होना है, कैसे हमें पॉलिटिकल प्रेशर बांग्लादेश के ऊपर क्रिएट करना है कि हमारे लोग भी सुरक्षित रहें, हमारे मंदिर भी सुरक्षित रहें और बांग्लादेश आतंकवादी अड्डा ना बन जाए। जिस तरीके से ओसामा बिन लादेन पाकिस्तान में पाया गया था, ऐसा कुछ बांग्लादेश में ना हो, क्योंकि अगर हमारे पड़ोस में आग लगेगी तो उसकी आंच हिंदुस्तान तक जरूर आएगी। ठीक है, वापस आऊंगी। राहुल जी मुझे सुन पा रहे हैं? जी राखी जी, मैं सुन पा रहा हूँ आपको। हाँ, राहुल जी, एक ऐसा विषय है जहां पर बात भारत की आएगी, चाहे भारत पर उंगलियां उठ रही हों या भारत की रणनीति की बात हो रही हो, यहाँ दो तीन बातें और हैं जो पाकिस्तान के परिप्रेक्ष्य में बांग्लादेश से जोड़ते हुए समझनी पड़ेगी। यूनुस सरकार भले ही आज कह रही हो कि इस तरह के घटनाक्रम को हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, लेकिन आपने कर क्या लिया और आपके होते हुए चीजें हो कैसे गई? जब अंतरिम सरकार को चीजें संभालनी थी अगले इलेक्शन तक, आप कैसे चीजों को नहीं संभाल पा रहे हैं? दूसरी सबसे बड़ी बात, क्या वाकई जो एक मुझे परिस्थितियां समझ आ रही हैं कि ये सारी चीजें भड़काकर और इस तरह का एक सिनेरियो, इस तरह का एक माहौल बनाने का ये प्रयास है ताकि इलेक्शंस को भी पोस्टपोन किया जा सके और इनकी सत्ता बरकरार रहे? क्या ऐसा हो सकता है? क्या ऐसा माना जाए? बिल्कुल बिल्कुल राकेश जी, मैं संदीप जी ने बहुत अच्छी बात कही कि वास्तविकता में बांग्लादेश आज की डेट में किन लोगों के हाथ में है, ये समझना बड़ा महत्वपूर्ण है। देखिए, सेकुलरिज्म की हम लोग बात करते हैं और आप चाहे वो स्थिति आप पाकिस्तान की ले लीजिए या बांग्लादेश की ले लीजिए, अगर मैं डेटा की बात करूं तो जनसंख्या के हिसाब से 1951 में बांग्लादेश में हिंदू आबादी तकरीबन 22 से 23% थी। 2022 की जनगणना में जो आबादी घटकर लगभग 7.96 और लगभग 1.3 करोड़ रह गई और 70 साल में जो है आधे से भी कम आबादी रह जाना, यह प्राकृतिक नहीं हो सकता। वहाँ पे अल्पसंख्यकों का उत्पीड़न किया जा रहा है। 2024 के बाद में हिंसा का विस्फोट हो गया एक तरीके से। अभी हम देखें तो 2200 प्लस हिंसक घटनाएं हिंदू और अन्य अल्पसंख्यक के खिलाफ हुई। तुलना करें अगर जो 2022 से, तो लगभग 2022 में जहां 47 केस थे, 2003 में 302 केस हुए और आपको जान के आश्चर्य होगा कि 2024 में 2200 प्लस केस बांग्लादेश में हो जाते हैं। तो केवल 2 साल में 40 गुना उछाल इस तरह के कार्य
जो है प्रकरण में इस प्रकार की हिंसक घटनाओं में हुआ हिंदू व अल्पसंख्यकों के खिलाफ। और जो सत्ता परिवर्तन के बाद के जो हालात हैं 2024 के बाद में, तो आप ये समझिए 2442 हिंसक घटनाएं सिर्फ 4 से 20 अगस्त के बीच, मतलब 16 दिनों में आपकी जो है 2442 घटनाएं हो जाती हैं, और यानी कि औसतन 130 हमले हो रहे हैं। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। भाई 45 हिंदुओं की हत्या हो जाती है, मंदिरों पे हमला, महिलाओं की सुरक्षा के लिए अगर मैं बात करूं तो उनकी जो है महिला बहनें सुरक्षित नहीं है, मंदिरों में मूर्तियां तोड़ी जा रही हैं, जबरन धर्मांतरण किया जा रहा है, जबरन देश छोड़ने के लिए लोगों को मजबूर किया जा रहा है। अब भारत ने हमेशा ही सब लोगों को संरक्षण दिया है, लेकिन हमारे लिए सीमाओं को सुरक्षित करना भी महत्वपूर्ण है। और इसी के साथ साथ हम वहाँ के जो अल्पसंख्यक हिंदू हैं उनकी सुरक्षा के लिए हम लोग कदम उठाएं, ये भी हमारी सरकार के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। सरकार इस पे काम भी कर रही है, अंतर्राष्ट्रीय प्रेशर भी बनाया जा रहा है, जो अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार के जो हमारे संस्थान हैं उन लोगों तक भी अपनी बात पहुंचाई जा रही है। लेकिन मैं एक चीज से बड़ा मुझे आश्चर्य होता है, जब यहाँ हिंदुस्तान में कोई सेना कोई कार्रवाई करती है या सरकार कोई कार्रवाई करती है तो सब मानवाधिकार की बात करते हैं, सेकुलरिज्म की बात करते हैं। अब मैं देख रहा हूँ इतनी बड़ी घटनाएं, इतना बड़ा नरसंहार इस तरीके का कृत्य किया जा रहा है, और अंतर्राष्ट्रीय फ्रंट पे अगर आप देखें और हम अपने यहाँ के सेकुलरों की बात करें तो कोई कितने लोग आगे आके इस बात की निंदा कर रहे हैं। और लंबे समय में देखिए जो इतनी बड़ी जनसंख्या में गिरावट आई है, लोगों का पलायन हो रहा है, ये कारण मुख्य रूप से तभी होता है जब बहुत ज्यादा अत्याचार उनके साथ किए गए हों, उनकी जमीनें छीनी जा रही हों, उनकी बहन बेटियों के साथ में गलत कार्य किए जा रहे हैं, उनका पूरी तरीके से प्रताड़ित किया जा रहा है। शत्रु संपत्ति वाला जो कानून है उसका बहुत बड़ा जो एनालिसिस किया, जो मैंने पाया कि वहाँ पे उसका बड़ा दुरुपयोग किया जा रहा है, लोगों की जमीनें, अल्पसंख्यक की जमीनें हड़प भी जा रही हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि अंतर्राष्ट्रीय चुप्पी, आप इस पे देखिए इस भूमिका में पश्चिम देश जो है वो क्या बोल रहे हैं, कितने आप लोगों के स्टेटमेंट सुने, क्या उनका रोल है इसमें, ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण और बहुत ही जो है सोचने का विषय है, बहुत ही चिंता का विषय है। और ये कहीं ना कहीं ये बांग्लादेश में जो भी हो रहा है, जैसे संदीप चौधरी जी ने बताया, मैं पूरी तरीके से सहमत हूँ। बांग्लादेश आज के समय में चाइना और इन सारी जो हमारी जो विपक्ष की देश हैं उनके हाथों ही कठपुतली बन गया है। और शेख हसीना को भारत में संरक्षण ही लिया उन्होंने, अन्य किसी देश में क्यों नहीं लिया, जैसे संदीप जी ने बताया। तो ये बहुत ही चिंता के विषय है। ये अभी हाल फिलहाल के प्रकरण में देखे, जैसे ये भारत के लिए ये हमला बांग्लादेश में ना हो गए, ये इनडायरेक्ट हमला भारत के ऊपर है। मेरा ये मत है बिल्कुल ठीक है। राहुल जी वापस आऊंगी। अभी जिस तरीके से अभी आपने जो शुरुआत में जो एक क्लिप चलाई, मैं उसमें सुन रहा था, कांग्रेस के एक लीडर थे, वो कह रहे कि वो मोदी जी ने देखिए क्या कर दीजिए। बड़े ही शर्म की बात यह है कि आप इस विषय पे, जहाँ बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ में, अल्पसंख्यकों के साथ में इस प्रकार का अत्याचार किया जा रहा है, और हमारे नेताओं की आप गिरावट देखिए, वो यहाँ पे इसके लिए मोदी जी को जिम्मेदार बता रहे हैं। जिस मुद्दे पे जहाँ सारे विपक्ष को, सारी पार्टियों को, पूरे देश को एकत्रित होकर जिसकी भर्त्सना करनी चाहिए, जिस बात की निंदा करनी चाहिए, उसमें उनको प्रधानमंत्री मोदी का दोष दिखाई दे रहा है। बहुत ही शर्मनाक बयान मुझे लग रहा है। ठीक है संदीप जी, मेरी आवाज पहुंच रही है? सुन पा रहा हूं मैडम। जी बिल्कुल आ रही है राखी जी। संदीप जी देखिए, बहुत महत्वपूर्ण भूमिका भारत की हो गई है, भारत की सरकार की हो गई है, और उस तरीके से भी हो गई है कि जो दूसरी कंट्रीज हैं, जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो हमारा एक लेवल है, जो हमें देखा जाता है, हमें मापा जाता है, वहां से किसी का भी कोई स्टेटमेंट क्यों नहीं है इस तरह की हरकतों पर। दूसरी चीज, ये बात सच है, यदि बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार है, लगातार ये चीजें पहले भी हुई थी, चाहे वो मंदिरों को लेकर हो, चाहे वो हिंदुओं को लेकर हो, और अभी भी लगातार जो घटना अभी हुई है, इसको लेकर भारत को कुछ तो करना पड़ेगा। और देखिए इलेक्शन है, वहां की सियासत क्या कहती है, क्यों कर रहे हैं, लेकिन ओवरऑल ये बिल्कुल सही है कि डायरेक्टली बांग्लादेश में हो रहा है, लेकिन इनडायरेक्टली निशाना भारत पर है, और इसको लेकर एक कठोर कदम उठाना पड़ेगा। जी, पहले तो बहुत दुर्भाग्य की बात है कि बांग्लादेश में हिंदू सुरक्षित नहीं है, जिन्हें वहां अल्पसंख्यक बोला जा रहा है। और वहां की सरकार, जब से यूनुस सरकार आई है, आप देख रहे हैं, सभी देख रहे हैं, लोग देश के नहीं विदेश के, पूरी दुनिया देख रही है कि उन्होंने तो बिल्कुल जैसे छूट दे दी हो
वहां के बहुसंख्यक लोगों को कि आप जो करना है वो करिए। तो कहीं ना कहीं इसमें फेलियर यूनुस सरकार का है। जब से शेख हसीना वहां से हटी हैं, उन्हें हटाया गया है, जब से वहां की स्थिति बहुत दयनीय हो गई है, बहुत खराब हो गई है। और मेरा मानना है कि हमें भारत सरकार को इस पे कठोर कदम उठाने चाहिए, जैसा कि हम पाकिस्तान के खिलाफ करते हैं, और दुनिया को, देश विदेश के जो लोग हैं उन्हें भी इस पे कठोर कदम उठाना चाहिए। और कहीं ना कहीं बांग्लादेश को ये सबक देना चाहिए कि यदि ऐसा वहां होता है तो आप सुरक्षित नहीं है, आप सही से नहीं रह पाएंगे, अपनी सरकार नहीं चला पाएंगे। तो मेरा मानना है कि यूनुस सरकार ने बहुत बहुत बुरी स्थिति बांग्लादेश की बना दी है, क्योंकि हमारे देश से अलग दूसरा देश है, तो एकदम कार्रवाई करना या ऐसा कुछ करना ये किसी भी देश के हाथ में नहीं होता। कहीं ना कहीं प्रेशर दिया जाए पूरे मंच पर, कि दुनिया पर, कि ये जो हो रहा है ये बिल्कुल गलत हो रहा है, और एक व्यक्ति की जो निर्मम हत्या ऐसी हुई है और जिसे एक ऐसे स्थिति में लाकर उसके साथ ये घटना की गई है, मैं बहुत बहुत भर्त्सना करता हूँ इस घटना की। और कहीं ना कहीं इसके जो दोषी हैं, यूनुस सरकार जो है, यदि ये पहली जब आई थी, जब भी इस तरह की कार्रवाई करती, तो मुझे एक बार को लगता भी कि हाँ, यूनुस सरकार चाहती है कि कोई दंगा, कोई फसाद ना हो, कोई ऐसी कार्रवाई होती है तो उस पर सजा मिले, उन लोग दोषी जो हैं उनके साथ कड़ी से कड़ी कार्रवाई हुई। मगर वो इतना समय बीत जाने के बाद, लगभग 1 साल के आसपास होने के बावजूद, यदि ये दोबारा ये घटना हो रही है तो कहीं ना कहीं इसमें यूनुस सरकार का हाथ है। यूनुस सरकार इसमें पूरी तरह विफल है और मिली हुई है कि वो अपने बहुसंख्यक लोगों को छूट दे रही है कि वो हिंदुओं का पर अत्याचार करें, हिंदुओं का नरसंहार करें। तो मेरा मानना यह है कि इसके लिए जैसे हो सके मोदी सरकार, विपक्ष, पूरी दुनिया के लोग इस पर खड़े हों एक साथ, और कहीं ना कहीं इसमें जो भी हल निकलता हो, जो कड़ी से कड़ी कार्रवाई होती हो, वो करे। अभी जैसा कि अभी राहुल जी बता रहे थे मोदी सरकार को लेके, ये तो कोई बड़ी बात नहीं है, विपक्ष कहता है, मैं उसे उस बात में नहीं जाना चाहता अभी। मगर मेरा कहना यह है, चाहे विपक्ष हो, क्योंकि देश हमारा भारत एक है, हम लोग जो हैं सब एक हैं। यहाँ पे हम जिस तरह का माहौल बना के चलते हैं, चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, हमारे देश में उस तरह की घटना यदि ऐसी हो तो मैं कह रहा हूं कि ये तो कभी सोचा भी नहीं जा सकता। मगर बांग्लादेश में इस तरह की घटना हो रही है और उस पे कहीं ना कहीं यूनुस सरकार फेल है और वो कोई कार्रवाई कड़ी नहीं कर रही, क्योंकि एक व्यक्ति को मारने के बाद आप उसे खुले में लेकर आते हो और उसके साथ इतना, मैं तो बोलते हुए भी मुझे बड़ा हैरानी हो रही है कि उस पर इतना अत्याचार करते हो उसे बीच में। तो कहीं ना कहीं सेना, वहां की पुलिस और वहां की सरकार बिल्कुल विफल है, बिल्कुल कहीं ना कहीं मिली हुई है इन लोगों से। तो इस पे जितनी कार्रवाई हो सके वो मैं भारत सरकार से मैं भी निवेदन करूंगा और विपक्ष के लोगों से भी निवेदन करूंगा कि वो इसमें साथ मिलकर सरकार का सहयोग करें और हम जो कार्रवाई इसमें हो सके इंटरनेशनल पटल पे, जैसे भी विदेशों पे या किसी तरह भी, तो इस पे हम कार्रवाई करें। जी राखी जी, धन्यवाद। ठीक है संदीप जी, मुझे ऐसा लगता है, बस एक ही बात कहना चाहती हूँ कि ठीक है, सरकार को स्टैंड लेना चाहिए, आपने भी इस चीज़ का समर्थन किया, लेकिन मुझे लगता है दूसरा देश लग जाता है, हम यहाँ से कार्रवाई नहीं कर सकते, लेकिन हमारे जो रिश्ते हैं बाकी देशों से और जिनके साथ बांग्लादेश जो है, जिनके हाथों की कठपुतली बना हुआ है, जो उसे बहुत समर्थन कर रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है हमारी उन कंट्रीज से कैसी, देखिए दुश्मनी होना एक अलग चीज़ हो जाती है और पाकिस्तान को अलग छोड़ दीजिए, लेकिन बाकी देशों की मैं बात करूं तो चाइना से क्या इतने बैर तो नहीं है हमारे, या दूसरी कंट्रीज से हमारे इतने बुरे रिश्ते तो नहीं है कि वो लोग आगे आके इस पर बात नहीं रख सकते। तो कम से कम बांग्लादेश में डायरेक्ट इंटरफेरेंस नहीं हो सकता, उनसे बात तो हो सकती है। जब 4 महाशक्तियां या 2 महाशक्तियां भी यदि भारत के समर्थन में आके बोले कि ये चीजें नहीं होंगी वरना बांग्लादेश बिल्कुल बाइकआउट कर दिया जाएगा, तो फिर क्यों ये चीजें नहीं रुकेंगी? लेकिन करना तो पड़ेगा ना। जी राखी जी, देखिए मैं इस मंच पे आपसे बस इतना कह सकता हूं कि कभी भी भारत सरकार इतनी संवेदनशील सरकार है, कभी भी ऐसा नहीं है कि वो हम चुप बैठे हैं या अंदर खाने हम कुछ काम नहीं कर रहे हैं। आप ये देखिए, मैं पाकिस्तान की तो हम बात ही नहीं करते, जैसा आपने बोला है कि पाकिस्तान से तो हम सोच भी नहीं सकते इस तरह की, मगर चीन से हमारी ऐसी दुश्मनी नहीं है, ये भी आपने ठीक कहा। मगर चीन इस भी पक्ष में नहीं होगा, मैं जहां तक समझता हूं कि वो इस तरह की घटना हो, हिंदुओं का नरसंहार हो, मगर कहीं ना कहीं चीन चुप है, और क्योंकि हमारे पड़ोसी देश हैं इसलिए वो चुप है, ठीक है। मगर कहीं ना कहीं जो हमारे संबंध और देशों से हैं, रूस से हैं,
या और दुनिया भर के देशों से हैं, तो उन लोगों से इस बात में सरकार की जो वार्तालाप है वो अंदर खाने अभी चल रही है। इस पे कैसे इन्हें अपने बॉयकॉट किया जाए, कब्जे में लिया जाए, या इन्हें कहीं ना कहीं बांग्लादेश को सबक सिखाया जाए कि इस तरह की घटना होगी तो आपके लिए अच्छा नहीं होगा। ये विदेश की जो हमारी नीति है उस पर ये काम हो रहा है राखी जी। इसमें कहीं कोई खोर कसर वाली बात नहीं है। ऐसा नहीं है कि भारत सरकार या मोदी सरकार इसमें चुप बैठी है। तो मैं आपसे बिल्कुल स्पष्ट कहना चाहता हूं कि इसमें जितनी जल्दी हो सके कहीं ना कहीं ऐसी कार्रवाई हो जिससे यूनिट सरकार को समझ में आ जाए कि इस तरह की घटना होती है तो आप बच नहीं पाओगे। ठीक है पवन जी, मेरी आवाज पहुंच रही है? जी आपकी आवाज आ रही है। पवन जी, कैसे इस पूरे विषय को देखते हैं? क्या कुछ हो सकता है और क्या करना चाहिए? राखी जी देखिए, सिर्फ बांग्लादेश में ही नहीं, दुनिया के किसी भी हिस्से में अगर भारत से जुड़ा हुआ कोई भी नागरिक को प्रॉब्लम आता है, किसी भी व्यक्ति को तकलीफ होती है, तो ये हमारी सरकार की दायित्व है कि उस देश के ऊपर पूरा दबाव बनाए और वहां पर की सरकार को इतना दबाव बनाए कि हम लोगों की जो वहां हमारे भाई बहन है उनकी सुरक्षा का मामले के ऊपर बहुत सीरियसली एक्शन लिया जाए। बात सिर्फ बांग्लादेश के अंदर हिंदुओं के ऊपर अगर कुछ प्रॉब्लम आ रहा है और हम बोल रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। पूरे वर्ल्ड में कहीं पर भी अगर इंडियन होता है और अगर उस व्यक्ति के ऊपर या उसके परिवार पर या उस समुदाय के ऊपर अगर आक्रमण होता है या किसी एक विशेष चीज को लेकर उन पर तकलीफ उनको सामना करना पड़ रहा है, तो कहीं ना कहीं भारत सरकार को इंटरवेन करना ही पड़ेगा और पूरी ताकत के साथ में करना पड़ेगा। आज अगर हम लोग कहते हैं कि हम विश्व में महासत्ता की तरफ जा रहे हैं, अगर इंडिया जो है ये पूरे वर्ल्ड के अंदर अपना प्रभाव छोड़ना चाहती है, तो हम लोगों को हमारे सारे लोगों की सुरक्षा करना, इसका ये हमारा नैतिक दायित्व हो जाता है और जरूर करना भी चाहिए। और आज वहां पे जो लोग रह रहे हैं, अगर वो लोगों को जानबूझ के टारगेट किया जा रहा है, उनको ये बोल के टारगेट किया जा रहा है कि आप इस कम्युनिटी को बिलोंग करते हैं, तो भारत को इंटरवेन करना ही चाहिए, भारत को उनके ऊपर एक्शन लेना ही चाहिए और कड़े से कड़े एक्शन लेने चाहिए। सिर्फ उसके अंदर उनको धमकाकर या उनको बोलकर रोकने से काम नहीं चलेगा। प्रधानमंत्री देखिए, इंदिरा जी के समय में पाकिस्तान हमको आग दिखाता था तो इंदिरा गांधी जी ने पूरा टुकड़ा डाल दिया था उनका, और एक पाकिस्तान का उन्होंने बांग्लादेश और पाकिस्तान किया था। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के हाथ में ताकत है। अगर बांग्लादेश ने ऐसी हरकतें की तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बांग्लादेशियों को कड़ा सबक सिखाना चाहिए, ताकि उन लोगों को यह पता चले कि पूरे भारतवर्ष के लोग अपने समुदाय के लोगों की रक्षा करने में सक्षम है। और ये मैसेज जब तक हम नहीं देंगे दुनिया को, तब तक के हमारे लोग बाहर की कंट्रियों में सेफ नहीं रहेंगे। जैसा आप देखे थे बीच में ऑस्ट्रेलिया में, आपने देखा था कि इंडियंस के ऊपर हमला हो रहा था, और जब इंडियन गवर्नमेंट ने कड़ा रुख लिया तो ऑस्ट्रेलिया के अंदर हमला होना बंद हुआ। तो हम लोगों को चाहिए कि मोदी सरकार, आज जो बीजेपी की सरकार है, उनका दायित्व है, उन्होंने पूरी ताकत के साथ में सिर्फ बांग्लादेश में ही नहीं, वर्ल्ड को यह मैसेज देना चाहिए कि अगर हमारे भारतीयों को कहीं पर तकलीफ होगी तो हम यहां पर शांत नहीं बैठेंगे, हम इसका कड़ा जवाब आपको देंगे और करारा जवाब हम आपको देंगे। ठीक है पवन जी। यशी, मेरी आवाज पहुंच रही है? मैं सुन पा रहा हूँ। हाँ यशी, क्योंकि ये एक राजनीतिक विषय नहीं है और एक ऐसा विषय आ गया है जो भारत के परिप्रेक्ष्य में है, इसलिए आज सबसे मेरा एक मूल कॉमन सवाल है कि इस विषय को कैसे देखते हैं, क्या इसमें हो सकता है और जल्द से जल्द सरकार का स्टैंड क्या होना चाहिए? राखी जी देखिए, जो हमारे राजनीतिक विश्लेषक संदीप चौधरी जी ने जहाँ से शुरू बात करी थी कि शेख हसीना को कहीं भी जगह मिल सकती थी, बहुत सारे देश उन्होंने गिराए, लेकिन क्योंकि भारत ने उन्हें पनाह दी तो कहीं ना कहीं ये कड़ी उससे जुड़ गई। दूसरी बात, जहां ये बात भारतीय जनता पार्टी की सरकार देश के अंदर हिंदू मुसलमान की बातें करती है, हिंदुओं की बात करती है, सनातनी परंपराओं की बात करती है, तो अगर कहीं भी हिंदू को, सनातनी को, जिसकी जड़ भारत से जुड़ी हुई है, अगर उसको दुख तकलीफ होती है, जैसा पूर्व की सरकारों ने किया है, मानवता को पहले दिखाया है, जिसका चाहे उसकी जाति, धर्म, क्षेत्र कुछ भी रहा हो,
विश्व में अगर कहीं शांति की बात सबसे पहले कहीं कोई करता था तो वो भारत शुरुआत करता था और अगुआ बन करके उसमें काम करता था। ठीक है, जो भी ताकत थी छोटी बड़ी, लेकिन भारत उसमें हस्तक्षेप करता था। लेकिन जो इंटरनेशनल पॉलिसीज जिस तरीके की बनी है मोदी सरकार में, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, आप देखिए कि जो हमारे मित्र देश थे, चाहे वो नेपाल हो, श्रीलंका हो, म्यांमार हो, बांग्लादेश हो, वो सब अब हमसे शत्रु व्यवहार करते हैं, शत्रुता जैसा व्यवहार करते हैं। ये किसकी पॉलिसीज बनी? बांग्लादेश तो हमारे फेवर का था पूरी तरीके से। कैसे दुश्मनियां बढ़ी, कैसे चीजें बिगड़ी। रोज हम भारत के अंदर बांग्लादेशी रोहिंग्या बांग्लादेशी रोहिंग्या करते हैं, क्या उसकी प्रतिक्रिया नहीं आएगी? क्या आपका चैनल दुनिया में नहीं देखा जाता? आज सोशल मीडिया का दौर है, आप दूसरे देश को लगातार चुनौतियां देते हैं। यहाँ सरकार में बैठे हुए मंत्री चुनौतियां देते हैं, SIR पे आप बांग्लादेश को जोड़ देते हो, तमाम चीजें जोड़ते हैं। एक सामान्य नागरिक के तौर पे अगर मैं बैठ करके दुनिया में कहीं भी बैठा हूं और भारत की आलोचना किसी भी देश में होगी तो क्या मुझे सुनकर के खुशी होगी? ये माहौल और जो प्रतिक्रिया जो देश में दी जा रही है वो दुनिया में संदेश देने का काम जो सरकार करती है, जो पॉलिसीज बनाती है, जो क्रिया की प्रतिक्रिया देती है कि एक तरफ शेख हसीना को आप संरक्षण दे रहे हैं और किस हिसाब से दे रहे हैं उसका आपने कोई सोचना, आगे की बात करने का आपने कुछ काम नहीं किया। उसी तरीके से मैं फिर वही बात दोहरा रहा हूँ, इंटरनेशनल पॉलिसीज में जो हमारे मित्र देश थे, जो हमारे पड़ोसी देश थे, जो हमारी मजबूत ताकत थे, वो कमजोर किसने की है? ये बड़ा सवाल है। नहीं तो आज ये दिक्कतें नहीं आती। हम आसपास ही अपना एशिया के देश अपनी बात संभाल लेते हैं। दूसरी बात, जो बातें हो रही हैं उसमें एक बड़ा उसमें एक बड़ी गंभीर बात निकली। राखी जी, आपने भी कहा, मैं इसको करेक्ट करना चाहूंगा, और संदीप शर्मा जी ने आपके हाँ में हाँ मिला दिया। दुनिया में अगर भारत का सबसे बड़ा कोई दुश्मन है तो वो चीन है। पाकिस्तान दूसरे नंबर पे आता है, चीन पहले नंबर पे आता है। क्योंकि जितनों को भी भड़काने का, जो मैंने कहा हमारे मित्र देश हैं, वो चीन उनको भड़काने का था। आज अगर देश की सीमाएं सुरक्षित नहीं है तो वो चीन के कारण नहीं है। लगातार हमारे देश में सीमाओं पर घुसपैठ करने का काम चीन कर रहा है, जमीन घेरने का काम चीन कर रहा है। रिजांगला स्मारक, जो मेजर शैतान सिंह स्मारक था, उसको तोड़ करके कब्जा करने का काम चीन ने किया है। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो पहले कहती थी कि हम लाल आंखें दिखाएंगे चीन को, मोदी जी कहते थे मैं लाल आंख दिखाऊंगा चीन को। राकेश जी, पहले तो ये समझाइए, ये जो डिबेट हो रही है ये बांग्लादेश पे हो रही है, ये चीन पे नहीं हो रही है। और दूसरा मैं लल्ला लोरी आप पे हो रही है, ये लल्ला लोरी आप पे हो रही है, ये लल्ला लोरी राजनीति आप यहाँ दिखा रहे हो ना, सुनाई जा रही है, जो आप सो रहे हो ना, मतलब राजनीति आप और गहरी नींद में चले जाओ आप। ये लल्ला लोरी आप जो बीच में बोल रहे हो, बदतमीजी कर रहे हो, मेरे समय में बोल रहे हो। पहले आपको पूरा समय दिया गया, अर्ध ज्ञान के साथ रहते हो। मोदी जी ने चुनाव 2014 में कहा था चीन को लाल आंखें, पाकिस्तान को नहीं दिखाया, मगर तरीके से बात करिए। नहीं, बदतमीजी आपने शुरू करी, जवाब इसीलिए वैसी भाषा में दिया आपको। किस पे डिबेट हो रही है वो राखी जी जानती हैं। डिबेट चीन पे भी नहीं हो रही थी, जिसको आप अपना मित्र देश बनाने की कोशिश कर रहे थे। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में दिवाली बननी होती है तो चीन की झालरों का इस्तेमाल होता है, और देशवासियों को कहा जाता है स्वदेश की अपनाओ। ये दोहरा रवैया और ये दोगला रवैया भारतीय जनता पार्टी का होता है। तो आप मुझे मत सिखाओ कि डिबेट किस पे हो रही है। तो राखी जी, बात वही है कि जब हम दुनिया को अपना चेहरा दिखाते हैं तो यहाँ ढिंढोरा पिटवाते हैं झूठा गोदी मीडिया के माध्यम से कि देश में डंका बज रहा है। और डंका क्या बज रहा है कि हथकड़ियों में हमारे देशवासी आते हैं और भारत छोड़ते अवैध तरीके से अमेरिका जाते हैं। वो कोई संख्या 1000, 2000, 5000, 10,000 में नहीं, लाखों की संख्या में है। ये सब दुनिया देख रही है कि झूठ का पुलिंदा जो यहाँ दिखाया जा रहा है, झूठ का पुलिंदा जो बनाया जा रहा है, उसका सच्चाई से कहीं तक कोई लेना देना नहीं है। तो अगर हम सच्चाई में रहेंगे तो इंटरनेशनल लेवल पे हमारा सम्मान बढ़ेगा, इंटरनेशनल लेवल पे ये समस्या नहीं आएगी, लोग हमारे साथ देंगे। लगातार जो हमसे दूर हो रहे हैं उसका कारण यही है। 4 दिन पहले तक यही हवन यज्ञ पूजा पाठ कर रहे थे कि अमेरिका का राष्ट्रपति कौन बनेगा, अपना बड़ा मित्र दिखा रहे थे। क्या हो गया 4 दिन बाद? कई लोग भारतीय जनता पार्टी के अपने पापा बनाए घूम रहे थे। क्या हो गया? अहमदाबाद में बड़ा सेमिनार किया जा रहा था, कहां चले गए वो? अगर आपका दुनिया में डंका बज रहा है, क्या होनी थी, बस इस पे थोड़ा सा आ जाइए प्लीज। राखी जी, अंतिम बात कह रहा हूं, अगर दुनिया में आपका डंका बज रहा होता तो दुनिया आपके साथ खड़ी होती, आपकी हर बात के साथ खड़ी होती, और आपके मित्र देश शत्रु देश नहीं होते। ठीक है, मैं बस एक चीज कहना चाहती हूँ यश जी, जैसे कि आपने कहा कि चीन ही हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है, मुझे भी करेक्ट किया और संदीप जी को। मुझे ये बताइए, अभी हाल ही में मोदी जी गए थे, बहुत सारे व्यापारिक रूप से और सारी चीज, देखिए अंदरूनी रूप से पीठ पीछे क्या हो रहा है वो एक अलग चीज है, लेकिन यदि 2 लोग जाकर हाथ मिलाते हैं, मिलते हैं, बात कर रहे हैं, व्यापारिक रूप से काम कर रहे हैं, तो हम उन्हें दुश्मन कह देंगे? ऐसे तो अमेरिका के साथ भी हमारे व्यवहार बहुत अच्छे हैं, लेकिन हाल ही में टशन चल रही है, तो क्या हम ये कह दें कि अमेरिका हमारा दुश्मन है? मैं सारी चीजों को मानती हूं कि चाइना से शुरू से संबंध अच्छे नहीं रहे,
लेकिन जाना आना मेल मिलाप तो सारी चीजें हैं ना, तो हमें उस चीज को तो मानना पड़ेगा। सबसे कट्टर दुश्मन तो वो हो जाता है जो सिर्फ दोगलापन ही करेगा और जिससे हम संबंध ही ना रखें। पाकिस्तान बिल्कुल इसका सबूत दे चुका है हर मामले में। संदीप जी एक सेकंड, देश में आतंकवादी भेज रहा है, हमारे लोगों को संदीप जी मैं क्लियर कर रही हूँ क्योंकि मेरे पे बात आई थी तो मुझे क्लियर करने दीजिए। एक सेकंड रुकिए फिर बोलिएगा। हाँ बोलिए, यश जी कुछ कह रहे हैं, बोलिए जल्दी से। इनकी मानसिकता देखिए। संदीप जी एक सेकंड रुकिए, राखी जी लल्ला लोरी को तो चुप करा दीजिए। अब ठीक, अब आप बार बार क्यों ऐसी टिप्पणी करते हैं कि फिर वो कुछ कह दे प्लीज। तुम्हें कुछ नहीं पता। डिबेट है बांग्लादेश पे, जा रहे हो आप चीन और अमेरिका और पाकिस्तान। संदीप जी एक सेकंड उन्हें कंप्लीट करने दीजिए। हाँ बोलिए यश जी। देखिए यही बदतमीजी होती है और यही बदतमीजी भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है कि जिस मुद्दे पर रहना है, जिस विषय को सुलझाना है, जिस रास्ते से, उस रास्ते से भटक करके जनता को बरगलाने का काम करते हैं। आपने जो मुझसे कहा, इंडिगो का मामला भी पूरी देश ने देखा, पूरी दुनिया ने देखा किस तरीके से हमारे देशवासी एयरपोर्ट पर पे बैठे थे, शौचालय बनाने की बातें करते थे, शौचालय करने के लिए भी प्लेन के अंदर जाने पड़ रहा था लोगों को। तो ये स्थिति सरकार ने कर दी थी। क्यों कर दी? यही इनका बिजनेस पॉलिसीज है और यही चीन के साथ कर रहे हैं कि आज अगर फार्मास्यूटिकल में दवाइयों पे चीन के ऊपर आश्रित हो गया है भारत, कल अगर चीन दवाई देना बंद कर देगा तो आप समझिए मेडिकल की स्थिति क्या होगी। वही होगी जो सिर्फ मध्य प्रदेश में बेच करके बच्चों की हत्या हुई, वही होगी जो सिर्फ उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के लोग काम कर रहे हैं। यही स्थिति बना देंगे ये। और चीन के साथ आज स्थिति ये है कि 50% से अधिक कई मामलों में हम चीन पे ही आश्रित हो गए। तो लाल आंखें दिखाने की बात तो मोदी जी ने कही थी ना। अगर भारतीय जनता पार्टी के लोगों को याद हो तो ये याद कर लें। ठीक है, मित्र 1 मित्र 2 जो ढूंढ रहे हैं ना पाकिस्तान और चाइना में कि कौन बड़ा और कौन छोटा, हमारे लिए दोनों मित्र नहीं है। दोनों के लिए साड़ी लानी हो, जिनको खिचड़ी खानी हो, बिरयानी खानी हो, उनकी दोस्ती हो सकती है। जो साबरमती किनारे झूला झुलाएंगे वो मित्रता करें ऐसे लोगों के साथ में। और एक अंतिम बात, पाकिस्तान दुश्मन है, पाकिस्तान पे तमाम पाबंदियां लगाई गई, पानी की पाबंदी लगाई। क्यों पत्रकारों से पाबंदी हटा दी पाकिस्तानियों के? क्यों वो हमारे यहाँ आकर के प्रेस करने आते हैं? वही आप हर जगह अपनी गोदी मीडिया वाली रीति लगाएंगे कि झूठ का प्रोपेगेंडा फैलाएंगे। क्यों पाबंदी नहीं लगा के रखी अभी भी पाकिस्तान की मीडिया? ठीक है, चलिए एहतेशाम जी की प्रतिक्रिया आ जाए। एहतेशाम जी कैसे इस विषय को देखते हैं? और बड़ा गंभीर मसला हो गया है। थोड़ा सा लिंकअप तो मैं शेख हसीना का इसलिए करूंगी क्योंकि एक बात आई थी, कोलकाता से स्टडी हुई, तमाम चीज़ें थी, एक कनेक्शन जो है वो कहीं ना कहीं बंगाल की तरफ जाता है। एक चीज़ों को समझना पड़ेगा हमें कि आप कैसे इन चीज़ों को ला रहे हैं। बातें ये भी आई हैं इस बीच में इन सारे हिंसक उसमें कि जो बांग्ला बोलते हैं वही टारगेटेड हैं। भाई बांग्ला बोलने वाले टारगेटेड हैं तो क्यों हैं? हिंदू हैं तो क्यों हैं? मुस्लिम हैं तो क्यों हैं? आप इन सब चीजों से कब बाहर निकलेंगे? और फिलहाल जो स्थिति परिस्थिति बन गई है उसका क्या समाधान होगा? एहतेशाम जी अनम्यूट करिए। जी नमस्कार। सबसे पहले राखी जी और तमाम पैनलिस्ट बैठे हुए सभी को मेरी ओर से नमस्कार। देखिए ये बहुत ही बड़ा ये विषय है। बांग्लादेश जो हमारा पड़ोसी राज्य देश है, तो ये इसके ऊपर में इस हिसाब से जुल्म यूनुस सरकार जो कर रहे हैं, मैं इसकी कड़ी निंदा मजम्मत करता हूं। और हम समझते हैं कि भारत सरकार को इसको जबरदस्त तरीके से कड़ा स्टेप लेना चाहिए और इनको जबरदस्त तरीके से दिखाना चाहिए कि हम भारतीय के साथ में इस तरह का, खासकर अल्पसंख्यक, ये पूरी जिम्मेदारी समझ लिए। मेजोरिटी जहां जहां मेजोरिटी है उनकी दायित्व है, उनकी जिम्मेदारी है कि माइनॉरिटी का ख्याल रखे। आज हम लोग भी भारत में हैं, आज हम लोग भी माइनॉरिटी हैं, लेकिन यहाँ पर इस हिसाब से नरसंहार नहीं हो रहा जिस हिसाब से नरसंहार अभी बांग्लादेश में सुनने को मिला। हम समझते हैं कि हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को जबरदस्त तरीके से स्टेप लेना चाहिए। और हमारे यश जी बहुत सी सही बात कहे हैं कि हमें सबसे बड़ी बात है कि हमें उनको श्रेय नहीं देना चाहिए, आश्रय नहीं देना चाहिए। जो शेख हसीना यहाँ पर आकर के काफी दिनों से यहाँ पर रह रहे हैं, हम समझते हैं जब मेरे देश के लोगों के साथ में, मेरे देश के हिंदू भाइयों के साथ में ऐसा काम वहां के कर रहे हैं यूनुस सरकार, तो उस हिसाब से हमारी सरकार को जबरदस्त तरीके से एक्शन लेना चाहिए और उनको कड़ी से कड़ी समझ लीजिए, जिस हिसाब की चेतावनी हो, और उनको इसे चेतावनी दिया जाए कि इस तरह की दोबारा हरकत ना करे। बांग्लादेश जो हमारे हर चीज से
पलने वाला बांग्लादेश की क्या औकात है, बांग्लादेश की क्या सलाहियत है। बांग्लादेश समझ लिए हमारे टुकड़ों पर पलने वाला बांग्लादेश है। हम भारत से जितने भी चीज होती है बांग्लादेश हम डिपोर्ट करते हैं, बांग्लादेश हम समझ लिए सप्लाई करते हैं, तब जाके कहीं खाना पीना खा पाते हैं। मैं इसकी आपके चैनल के माध्यम से मैं कड़ी निंदा मजम्मत करता हूं, इसलिए कि तमाम जितने भी वहां मेजोरिटी के लोग हैं, माइनॉरिटी को पूरी जिम्मेदारी बनती है कि उनकी हिफाजत करना, उनकी सुरक्षा, उनकी सरकार जो वहां पर चल रही है, इसलिए कि ये अंतरराष्ट्रीय मामला है। हम समझते हैं हमारे आदरणीय नरेंद्र मोदी से गुजारिश करेंगे कि आप जिस हिसाब से कि भारत पूर्व में जिस हिसाब से कहा जा रहा मीडिया के द्वारा, देखिए हम आपके चैनल को नहीं कहेंगे कि पूरे विश्व में हमारे मोदी जी का डंका बज रहा है, तो डंका बजने का इसका मतलब नहीं है हमारे भारतीयों के साथ में इस तरह का बांग्लादेश पड़ोसी है। कितना देर लगेगा बांग्लादेश को हमको युद्ध करने में या बांग्लादेश को ही करने में? हम समझते हैं इसको कड़ी से कड़ी सजा के तौर पर और कड़ी से कड़ी चेतावनी के तौर पर बांग्लादेश को, हम लोगों की सरकार को धमकी देना चाहिए और उनको वार्निंग देना चाहिए कि इस तरह से अगर होते रहा तो हम इसकी कड़ी आपके पर में एक्शन लेंगे और प्रहार करने का वक्त है, ये चुप रहने का वक्त नहीं है। मैं इसको निकारता हूं जो अल्पसंख्यक के साथ में, जो हमारे हिंदू भाइयों के साथ में, जो धार्मिक स्थल वहां के है, जो मंदिरों पर हमला हो रहा, ये कहीं न कहीं समझ लिए ये बहुत गलत हो रहा है। मैं इसकी कड़ी निंदा और मजम्मत करता हूं और तमाम लोगों को कहना चाहता हूं कि देखिए तमाम, चाहे वो पक्ष की पार्टियां हो चाहे विपक्ष की पार्टियां हो, तमाम लोगों को एक होकर करके और बांग्लादेश को जबरदस्त चुनौती देना चाहिए और इसके लिए हम तमाम लोगों को एक होने की जरूरत है। इसलिए ये हमारा आंतरिक मामला है, हम अपने घर का मैटर को हम सॉल्व कर लेंगे, लेकिन विदेश हमें आंख दिखाएगा और हमारे लोगों भारतीय के साथ में इस हिसाब से करेगा या फिर हिंदू भाइयों के साथ करेगा, तो हम समझते हैं हम सब लोगों को एक होने का है और जरूरत पड़ने पर उनको कड़ी से कड़ी, हम समझते हैं कि एक हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कहेंगे कि हमारे यहाँ जो ये छिपी बैठी हुई है या संरक्षण पा रही है शेख हसीना जी को, यहाँ से तुरंत कोई दूसरा मुल्क में उनको यहाँ से हटा करके भारत से उनको दूसरे देश में भेज देना चाहिए, इसलिए कि बांग्लादेश में हिंदुओं के ऊपर में जुल्म हो रहा है। इसकी मैं कड़ी निंदा और मजम्मत करता हूँ राखी जी स्वदेश टीवी चैनल के माध्यम से। ठीक है, चलिए क्योंकि समय की सीमा है, एक छोटा सा सवाल मेरा संदीप जी से होगा, लेकिन उससे पहले संदीप वर्मा जी कुछ कहना चाह रहे थे, तो आप अपनी बात जल्दी से रखिए पहले। जी, मैं यश भारती जी हैं, इनकी बात का जवाब देना चाह रहा हूं। ये अभी कह रहे थे कि आप बांग्लादेश के साथ, आप पाकिस्तान के साथ, आप म्यांमार के साथ, या जो भी लोग बाहर से आए हुए हैं अवैध तरीके से यहाँ रह रहे हैं, आप उनके साथ ऐसा करेंगे तो वहां से आपको जवाब मिलेगा। मतलब ये इस घटना की पुष्टि कर रहे हैं, ये इस बात की पुष्टि कर रहे हैं कि जो बांग्लादेश में हुआ वो ठीक हो रहा है। यदि हम किसी भी देश के, बांग्लादेश हो, पाकिस्तान हो या कोई भी देश हो, उसके अवैध रूप से प्रवासी आए हुए यहाँ रहेंगे और हम उन्हें चुन के या चेक करके या उनके डॉक्यूमेंट देख के हम यहाँ से उन्हें बाहर भेजेंगे, तो वो हम पे इस तरह के अत्याचार करेंगे, वहां हिंदुओं का नरसंहार करेंगे, ठीक है, हिंदुओं के साथ इतनी बर्बरता करेंगे। और इनकी पूरी की पूरी डिबेट मैं राखी जी और सभी यहाँ पैनलिस्ट बैठे हैं सब, जबकि अभी टीएमसी के जो नेता हैं, ये इन्होंने सीधा सीधा कहा कि मैं बांग्लादेश की इस की निंदा करता हूं, उन्होंने जो किया गलत किया हमारे हिंदू भाइयों के साथ। जबकि उन्होंने कहा, और ये यश जी क्या कह रहे हैं कि यदि आप उनके साथ ऐसा करेंगे, आप उनके पेपर चेक करेंगे, आप उन्हें इस देश से भेजेंगे या उन्हें डिकोड करेंगे, तो कहीं ना कहीं वो इस तरह की प्रक्रिया दिखाएंगे। तो मेरा आपके और आपके दर्शकों से, मतलब दर्शक देख रहे हैं वो समझ रहे हैं ये क्या हो रहा है, लोग किस तरह की मानसिकता लेकर जी रहे हैं कि वो ये चाह रहे हैं बांग्लादेश के, उन्होंने एक शब्द नहीं बोला कि बांग्लादेश ने किया गलत किया, वहां के आवाम ने गलत किया। उन्होंने ये बोला कि ये यदि हमारा भारत देश, ये कह रहे हैं हम पेपर चेक करेंगे, इनके कान खराब हैं क्या राखी जी? आपकी बात या मेरी बात सुन नहीं पाते हैं क्या? ये मैं बहुत अच्छे से सुन रहा हूँ, मैं आपको सुन रहा हूँ, आपके नेता को सुन रहा हूँ, आपकी पार्टी को सुन रहा हूँ बहुत अच्छे से। जिस तरह की आपकी सोच है ना, जिस तरह की आपकी सोते ही रहते हैं, आपकी विचारधारा है, जिस तरह की आपने प्रदेश चलाया है, वो आप इस प्रदेश की सरकार से इसलिए दूर है क्योंकि आपने गुंडागर्दी, आपने इस तरह का माहौल महिलाओं के साथ। चलिए यश जी और संदीप जी एक सेकंड रुकिएगा, एक सेकंड रुकिए क्योंकि समय की सीमा है।
ये बहुत तो महत्वपूर्ण बच्चे सवाल से है, गलती हो जाती है। फॉरेन ये तो पॉलिसी से जानते हैं, रिलेटेड है, वो मुझे जितनी विश्लेषक जनता, से ही भारत पूछ लेने की दीजिए, जनता, प्लीज उत्तर 1 प्रदेश मिनट की जनता रुकिए। खास तौर से वो ये ठीक है, बहुत अच्छे से जानती है कि संदीप आपकी जी सरकार किस तरह और की यश जी है, किस प्लीज तरह की रुकिए। चलाई है आपने, किस तरह की आपकी मानसिकता है और किस ठीक तरह है, की अब आपके सबकी जो आपके मानसिकता है मन छोड़ है। दीजिए, भारत के लिए कुछ अच्छा हो, अभी हम फिलहाल उस पर हैं। संदीप चौधरी जी, क्योंकि विदेश मामलों के जानकार हैं, सर यदि हम अपनी फॉरेन पॉलिसी को समझें, और अभी जो एहतशाम जी भी कह रहे थे, और ओवरऑल सिनेरियो यही निकला कि भारत को कड़ा एक्शन लेना चाहिए। चर्चा और बात में ये भी पॉइंट आया कि दूसरे देश के लिए हम ऐसा स्टैंड नहीं ले सकते। हाँ, कोई साथ में आकर यदि एक प्रेशर डालता है बांग्लादेश पे तो चीजें सॉर्ट आउट हो सकती हैं। लेकिन सर एक बात ये भी तो आई कि भारत का कोई भी नागरिक, वो हिंदू है, वो कहीं भी है पूरे वर्ल्ड में, यदि उस पर अत्याचार हो रहा है तो भारत को अधिकार है एक्शन लेने का। तो क्या हमारी पॉलिसी, ऐसा कुछ नहीं हो सकता कि हम तो कुछ भी कर सकते हैं बांग्लादेश का? भैया जब हम पाकिस्तान को सबक सिखा सकते हैं तो हम बांग्लादेश को क्यों नहीं सिखा सकते? तो क्यों ना एक ऐसी स्ट्रेटेजी प्लान करके एक कोई ऐसा कार्रवाई हो ताकि वहां पर इस तरह का जो घटनाक्रम हो रहा है वो ऑटोमेटिकली बंद हो जाए। ये तो कर सकता है भारत, क्या ऐसा हो सकता है? मैं तो पूछ ही रही हूँ। देखिए राखी जी, पहले तो हमें ये समझना पड़ेगा, क्या हिंदुस्तानियों पे अटैक हो रहा है, झगड़े हो रहे हैं, या वहां पे जो सिख है या हिंदू है या मुस्लिम है या ईसाई है या वो बांग्लादेशी है? हमें ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है। कई बार हम बांग्लादेशी व्यक्ति हो या कोई गल्फ कंट्री का व्यक्ति हो, वो किस जाति का है, किस धर्म का, देखिए हमारे देश में अगर किसी मुस्लिम के ऊपर कोई प्रॉब्लम होती है, और कोई मुस्लिम कंट्री, दुनिया में 156 के आसपास मुस्लिम कंट्री है, और वो कहने लगे कि वहां मुसलमान पे प्रॉब्लम हो रही है, तो वो हमारा मामला हो गया। ऐसा नहीं है। अगर बांग्लादेशी व्यक्तियों के ऊपर प्रॉब्लम हो रही है, देखिए हिंदुस्तान को तो दर्द सबका होता है। अगर यूक्रेन के साथ युद्ध होता है, हिंदुस्तान को दर्द उसका भी होता है। अगर ईरान के ऊपर हमला होता है, हिंदुस्तान को दर्द उसका भी होता है। अगर इजराइल में कुछ होता है, हिंदुस्तान को दर्द उसका भी होता है। हमारी कल्चर इस तरीके की रही है, हम शांति के पुजारी रहे, हम नहीं चाहते दुनिया में कहीं भी कोई प्रॉब्लम हो। और बांग्लादेश चूंकि हमारा एक पड़ोसी राज्य है और कहीं ना कहीं हमारी कल्चर से मैच करता है, और हिंदुस्तान से अलग होकर एक वो बनाए, वो है हिंदुस्तानी एक तरीके से। वो कुछ ऐसी स्थिति और परिस्थिति आई कि भाई वो अलग पाकिस्तान बन गया, और आज भी वहां हमारी कल्चर है और बहुत कुछ हमारा मिला जुला है। बांग्लादेशी लोग हिंदुस्तान में आकर के काम करते हैं, कारोबार करते हैं। अडानी साहब का बहुत बड़ा कारोबार बांग्लादेश के अंदर है, अंबानी का बहुत बड़ा कारोबार बांग्लादेश के अंदर है, कई और बड़े उद्योगपतियों का कारोबार बांग्लादेश के अंदर है। वो एक अलग विषय है। लेकिन कुल मिलाकर चीज ये है कि दंगा हमारे पड़ोस में, चाहे म्यांमार में हो, चाहे पाकिस्तान में हो, चाहे बांग्लादेश में हो, हमारे पड़ोस में दंगा जब भी होगा, चाहे नेपाल में हो, तो कोई ना कोई लोग हिंदुस्तान में भाग सकते हैं, आतंकवादी गतिविधियां बढ़ सकती हैं, कट्टरपंथी बढ़ सकती है। वो चीज हमारे लिए खतरनाक है। इसलिए हमें कोशिश करनी चाहिए कि हमारे पड़ोस में शांति रहे, एनी हाउ, किसी भी तरीके से, चाहे हमें एक्शन लेना पड़े, चाहे हमें अपना डंडा चलाना पड़े, चाहे हमें प्यार से समझाना पड़े, क्योंकि राजनीति में सभी चीजें करनी पड़ती है। ठीक है, चलिए समय की सीमा, यशी समय बहुत हो गया है, चलिए बोलिए, जल्दी से बोलिए। देखिए, हमारा पड़ोसी अगर दुखी रहेगा या पड़ोस में अगर तनाव है तो शांति से हम कैसे रह पाएंगे? उसका असर तो हमारे यहाँ भी होगा, चाहे कोई भी पड़ोसी देश हो। अभी संदीप चौधरी जी ने बड़ा स्पष्ट उस तरीके की बात है कि हम, जो मैंने भी बात कही थी उसी बात पर उन्होंने भी लगभग स्वीकार्यता दी है कि हम हर जगह शांति की बात करते हैं। महात्मा गांधी का देश है, बुद्ध का देश है, हम युद्ध नहीं शांति पे विश्वास करते हैं। तो इस शांति की पहल करने के लिए भी हमें ठीक ढंग से काम करना पड़ेगा, जिसकी नजीर आगे तक रहे, हमारे पड़ोस में संबंध अच्छे बने और सब जगह शांति हो, इसकी पहल हमको करनी चाहिए। राहुल जी जल्दी से बोलिए सर, समय हो गया वैसे तो, प्लीज कंप्लीट। अनम्यूट करिए संदीप जी, अब वापस तो नहीं आ पाऊंगी, प्लीज देखिए, दो बार मौका मिला, उनको बोलने दीजिए। राहुल जी म्यूट है आपका। राहुल जी अनम्यूट करिए जल्दी से। राखी जी, मेरा इसमें यह कहना है कि जो स्थिति आज बांग्लादेश में है, अगर यह स्थिति किसी यूरोप के देश में होती तो आप देखिए इस पे इतना प्रतिबंध अभी तक लग चुके होते कि इसका कहीं ना कहीं समाधान निकल चुका होता और उन लोगों तक भी मैसेज चला जाता। इसमें मेरा सबसे बड़ा कहना यही है कि हमारे देश में सभी देशवासियों को, सभी दलों को, सभी पार्टियों को इस बात को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर सभी तरीके से प्रेशर डालने चाहिए, सभी संगठनों के द्वारा इस पे प्रेशर डालना चाहिए, इसकी जितनी हो सके भर्त्सना करनी चाहिए। और इसमें हमारी सरकार के द्वारा जो नागरिकता संशोधन अधिनियम के अंतर जो सीएए का बिल लाया गया,
वो अल्पसंख्यकों के लिए एक जीवन रेखा की तरह सरकार के द्वारा दिया गया है। इसमें दलगत राजनीति से उठ के सभी लोगों को इस बात को पुरजोर तरीके से सोशल मीडिया के माध्यम से और सभी तरीके से, मतलब सभी लोगों को पुरजोर तरीके से इस बात को उठाना चाहिए। ठीक है, समय की सीमा। आप सभी मेहमानों का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। देखिए, शेख हसीना है बहाना, बांग्लादेशी हिंदू बने निशाना, ये बिल्कुल हो सकता है उनका यहाँ आना, उसके बाद चीजें हुई हैं, लेकिन एक चीज को समझना पड़ेगा, यूनिट सरकार जिस तरीके से चीजों को बढ़ा रही है, आरोप उन पर इसलिए है क्योंकि आप बोलते तो हैं कार्रवाई, लेकिन करते कुछ भी नहीं है। दूसरी बात, यदि इलेक्शन होता है तो फिर सत्ता में परिवर्तन क्या नहीं हो सकता, तो वो अपनी सत्ता को बरकरार रखने के लिए शायद ये सारा प्रोपेगेंडा इसलिए भी हो रहा है ताकि इलेक्शंस को टाला जाए। बहरहाल जो कुछ भी है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर से लेकर भारत और सब जगह पे भारत की जो रणनीति है, स्ट्रेटेजी है, उस पर कड़े कदम उठाने होंगे, तभी इन चीजों पर रोक लग सकती है। चर्चा में इतना ही। बने रहिए स्वदेश न्यूज के साथ, सबसे पहले देश। ऐसे ही वीडियोस के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें, YouTube पर जाकर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें और ताजा अपडेट्स के लिए swedeshlive.com पर जरूर जाएं।